बच्चों, आज की हमारी हेडिंग है कि टॉर्क ऑन अ करेंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एक ऐसा ही रेक्टेंगुलर लूप हमने यहाँ बना रखा है जिसका नाम है PQRS। उसको हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। ओके, यूनिफॉर्म है बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल इन स्ट्रेट। ओके, हमारे पास जो लूप है PQRS, उसकी लेंथ ये मान लेंगे हम कि जो PQ एंड RS है उसकी लेंथ हम L मान लें, और जो QR एंड PS दे दो इज इक्वल टू इसकी ब्रेथ, इट इज़ B। रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, अब जब कोई भी रेक्टेंगुलर, नॉट ओनली रेक्टेंगुलर, कोई भी करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो अभी हम देखेंगे इस पर एक टॉर्क लगता है ना, उसी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकालना है। अब टॉर्क एज ए होल वो तो जब फॉर्मूला डिराइव होगा तब हम बता पाएंगे। अभी हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमने हेडिंग कर चुके हैं कि किसी कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो इस लूप को हम इन चार कंडक्टर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। एक हमारा है PQ, देन QR, RS एंड SP। उन चारों पे क्या क्या फोर्स लग रहा है तो उनका कंबाइंड रिजल्ट, नेट रिजल्ट ही हमें टॉर्क बताएगा। ओके, चलो तो जस्ट सी फर्स्ट PQ पे फोर्स F1 लग रहा हमने मान लिया है। जो RS है उस पर फोर्स F2 लगा हुआ है, ये लग रहा है। जो QR है उस पर हमने जो फोर्स लग रहा है उसका नाम F3 दे दिया है। एंड द लास्ट SP पे जो फोर्स लगा वो F4। इनकी डायरेक्शन यहाँ हमने कैसे ली, दिस वन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। वाई लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। ओके, करंट ऊपर की तरफ है तो हमारा हाथ इस ढंग का बनेगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पेपर के लिए, सॉरी है ना। हाँ, और हमारा थंब क्या, ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होती है तो करंट की डायरेक्शन में इस ढंग से हो जाएगी। तो जो थंब है वो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। अगेन सी जस्ट ये हमारा इस डायरेक्शन में करंट हमारा इस वाली डायरेक्शन में होगा, मिडिल फिंगर PQ की डायरेक्शन में, तो थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। जस्ट सी है ना, मुझे थोड़ा, हाँ ये ओके, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऊपर की तरफ PQ की डायरेक्शन में होगा हमारा, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, तो थंब हमारा फोर्स F1 बताएगा। इसी ढंग से हम यहाँ पे बता सकते हैं क्या है, QR देन RS एंड SP। तो अगर हम देखें जो F1 और F2 है दे आर अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट है ना। इक्वल इसलिए करेंगे कि लेंथ बराबर है, करंट सब में बराबर है, करंट सब में क्या है, बराबर है। तो जो PQ और RS पर फोर्स लग रहा है वो बराबर है एंड इक्वल है, आई मीन एंड अपोजिट है। इसी तरह से जो QR कंडक्टर है और जो SP कंडक्टर है, इन पे लगने वाला फोर्स भी इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा, और इसीलिए हमने इन सब की डायरेक्शन अलग अलग दिखा रखी हो, ठीक। लेकिन जो फोर्स F1 है, फोर्स ऑफ F1 एंड F2 आर, हमने कहा है इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट तो है बट क्या है, वी कैन से बट डिफरेंट, वी कैन से बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है इनकी, लाइन ऑफ एक्शन। कैसे है ना, अगर F1 की लाइन में पीछे ड्रॉ करूं और F2 की लाइन पीछे ड्रॉ करूं तो वो डिफरेंट है। तो ऐसे फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट हों लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर क्या अलग अलग हो, वो बनाते हैं हमेशा टॉर्क। तो ये दोनों फोर्स मिलकर के टॉर्क बनाएंगे। और इन दोनों फोर्स को देखिए हम, जो F3 फोर्स लग रहा है एंड F4 जो फोर्स लग रहा है, दे आर अगेन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, they are equal and opposite
एंड हैविंग, है ना, यहाँ लैंग्वेज थोड़ा ढंग से नहीं बनी, बना देना था, एंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सेम ऐसे बना देना। और ऐसे फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट हों और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन मतलब F3 की अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो F4 को लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड हो रहा है, तो ऐसे फोर्स आपस में कैंसिल कर लेते हैं आपस में। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, कैंसिल ईच अदर। आई मीन F3 एंड F4 फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, उनका जो नेट इफेक्ट है इस वाले लूप के लिए वो नेग्लिजिबल है, नॉट नेग्लिजिबल, कैंसिल्ड हो रहा है। ओके, उसको कंसिडर करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो यानी कि अब इस लूप पे क्या फोर्स लग रहा है वो देगा हमें F1 और F2, बिकॉज वो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो देयरफॉर हमने कहा था टॉर्क बनाएंगे, और टॉर्क के लिए हमें मालूम है, टॉर्क हमने जब कहा था 11th में, टॉर्क को हमने कहा था फोर्स इनटू उनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने जस्ट बगल में एक दूसरा डायग्राम बना रखा है। अगर इस लूप को हम यहाँ ऊपर से देखते हैं तो जो ब्रेथ ये QR की है वो हमें ऐसे दिखती है ना, तो इस पर जो F2 है वो हमें नीचे की तरफ दिखेगा फोर्स लगने वाला, और जो F1 है वो ऊपर की तरफ दिखेगा, अगर हम यहाँ ऊपर स्टॉप व्यू देखें इसका। ओके, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल भी खींचा है ना, ये नॉर्मल हमारा फॉर्मूले में आएगा भी, इसका एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनता है, सपोज दिस इज थीटा, है ना। तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन खींचते हैं, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें थीटा अंदर वाले ट्रायंगल में दिखाना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, नेम इट, अगर सपोज़ ये Q होता हमारा, यहाँ से देखते हम, ये हमारा R होता, तो सपोज़ नेम एनी अदर वन, ओ सपोज़, तो जो OR है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, ये हमारी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में। मैंने कहा ये एंगल हमने यहाँ दिखाना है, तो कितनी बार हमने कहा है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल थीटा होता है वो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी होता है। तो इसकी परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन हो गई है, और इसके परपेंडिकुलर ये और ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो दिस इज थीटा। बाकी जो भी अदर मैथमेटिक्स बच्चों ने लगानी है वो ओके देख लेना। तो ये QR हमारा B है, ये हमारा थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड है हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ठीक है ना। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर के लिए कौन सा एंगल आता है, कौन सा रेशो आता है, साइन। तो यहाँ अगर तुम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज B। ओके, तो यहाँ से अगर हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर D चाहिए, तो परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगी B साइन थीटा हो जाएगी। ओके, ये था। और F की वैल्यू भी हम जानते हैं, किसी भी कंडक्टर पे F1 और F2 बराबर हैं, उनमें से कोई सा एक मैग्नीट्यूड ले लेंगे, है ना। तो कोई भी कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो हमने कहा था उस पर जो फोर्स लगता है IB, उसकी लेंथ इस समय L ही ली हुई हमने, याद है ना, PQ की लेंथ L ली हुई, IBL साइन थीटा, यानी कि जो एंगल उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनता है। अब देखो ये वाले दोनों, ये वाली जो हमारी साइड है, ये वाला जो कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर है, कोई कैसे भी घूमे ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर ही रहना है किसके, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यानी कि हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। हमारी जो कॉइल है जो रेक्टेंगुलर को, ये कैसे भी घूमे, ओके, तो इसने हमेशा परपेंडिकुलर ही रहना है, इस वाली साइड ने, इस वाली साइड ने, इनका एंगल भले बदलता रहेगा। ओके, जो QR और PR का रोटेट होते हुए एंगल चेंज होता रहेगा, बट PQ एंड RS का हमेशा 90 डिग्री एंगल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने कहा था इट इज़ B साइन थीटा। ओके,
करंट को हमने यहाँ स्मॉल लिया है तो यहाँ स्मॉल ले लो, अदरवाइज यहाँ कैपिटल कर लो, जो भी हम कंफर्टेबल है। ओके, दिस इज करंट आई। आई इज़ आई, बी इज़ बी, एल साइन 91 हो जाता है, बी साइन थीटा। ओके, एल एंड बी को एक साथ ले लो तो एल एंड बी ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। ओके, रेक्टेंगल का एरिया होता है ना साइन थीटा, ये इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और अरेंज कर रहा हूँ मैं। बी को अगर यहाँ लें हम, आई और ए को एक साथ ले लें तो आई और ए किसी भी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है ना। तो इसका ये है हमारे पास सिंबल एम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, जैसे डाइपोल मोमेंट देखा था हमने, तो करंट लूप का, किसी भी करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है, उसमें फ्लो होने वाली करंट और उसका वेग। तो ये था हमारा टॉर्क, चाहे तो इसको एम बी साइन थीटा जैसे भी याद करना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, और वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा हमारा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, क्रॉस साइन वाला, ये एम क्रॉस बी हो गया। तो आसान था, है ना। ये हमारा बेसिस बनेगा किसका, आगे जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मोटर का, है ना, उसमें जो कॉइल होती है वो क्यों टॉर्क लगा के घूमती है, वो यहाँ से आया हमारा थ्योरी। तो किसका बेसिस है ये, हमने कहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमारी आगे की हेडिंग है, और आगे हम जाके मोटर पढ़ेंगे, है ना, तो उसका बेसिस बनता है कि इसमें कॉइल घूमती है करंट फ्लो कराने, है ना। ये इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, टॉर्क किसी भी बॉडी को क्या ट्रांसलेशन मोशन नहीं देता है ना, ये रोटेशनल मोशन दे रहा है। तो यही बेसिस बनता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। ओके, तो आसान था, देखना इसको फिर से।